वेलकम टू द एडू वर्ल्ड। आज है 3 जुलाई 2021 और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिर से 3 जुलाई 2021 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग आज का अपना इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आप लोग वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है। साथ ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जुड़ सकते हैं मेरे साथ, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं हम अपना आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए पहला आज का क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर डे कब मनाया गया? तो जो डॉक्टर्स डे है वो हाल ही में 1 जुलाई 2021 को मनाया गया है। तो डॉक्टर्स डे क्यों मनाते हैं? तो डॉक्टर्स डे दुनिया भर में हमारे प्रति सहानुभूति और अपना लगन से काम करने वाले डॉक्टरों को सराहना देने के लिए, उनको अप्रिशिएट करने के लिए, उनकी हौसला को बढ़ाने के लिए, उनके सम्मान में यह डे मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अपना सेकेंड है हमारा, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी है? तो देखिए टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो टोक्यो है वो जापान की राजधानी है। इस बार का जो ओलंपिक है वो 8 अगस्त तक चलेगा। ठीक है, 8 अगस्त तक चलेगा, वो भी जापान की राजधानी टोक्यो में। ठीक है, 14 जुलाई से 8 अगस्त तक चलेगा, जो जापान की राजधानी टोक्यो में इस बार का ओलंपिक होगा। ओलंपिक हर एक बार अलग अलग देशों में किया जाता है, तो इस बार जापान के टोक्यो में होगा, इसको याद रखिए। टोक्यो का बात करें तो टोक्यो जो है दुनिया के वन ऑफ द एडवांस सिटीज में से एक है। साथ ही दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड, ये याद रखिए, सबसे पॉपुलेटेड शहर भी टोक्यो है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारतीय गोल्फर अदिति अशोक बन गई हैं। ठीक है, अदिति अशोक पहली भारतीय महिला गोल्फर बन गई हैं जो कि टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई कर चुकी हैं। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर आप लोग समझ चुके हैं, अदिति अशोक टोक्यो महिला गोल्फर बनी हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया गया है? तो ये भी होगा 1 जुलाई को। 1 जुलाई को मनाया गया है। तो राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, जो भी डाक के कर्मचारी हैं उनके सम्मान में, उनके काम को सम्मान देने के लिए, उनके महत्व को समझाने के लिए वो गवर्नमेंटल बॉडी में कितना महत्व रखते हैं। ठीक है, उनको इस सम्मान में 1 जुलाई को हर एक साल राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में नीति आयोग के सीईओ के रूप में अमिताभ कांत का कार्यकाल कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो देखिए नीति आयोग में सीईओ के रूप में अमिताभ कांत जो है कार्यरत हैं। अब उनके कार्यकाल को 1 साल और बढ़ा दिया गया है, 1 साल और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, वो सीईओ के पोस्ट पे 1 साल और काम कर पाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो वो बने विवेक राम चौधरी। ठीक है, तो याद रखिएगा हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में
सुधर्मा संस्कृत दैनिक के संपादक का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? देखिए, सुधर्मा संस्कृत दैनिक जो है एक न्यूज़पेपर का चैनल है, ठीक है, जिसमें संस्कृत में न्यूज निकाला जाता है। उसके हाल ही में संपादक का निधन हो गया है, तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है केवी शमपंत। केवी शमपंत जो है सुधर्मा संस्कृत दैनिक के संपादक थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। 3 ऑप्शन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं और 1 ऑप्शन आप यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस देश ने तमिलनाडु के कूडमकुलम तमिलनाडु का एक जगह का नाम है, में 5वीं परमाणु योजना का निर्माण चालू करने पर सहमति जताई है? 5वीं परमाणु योजना का निर्माण चालू, मतलब वहां पे परमाणु प्लांट बैठाया जा रहा है जिसके तहत बिजली पैदा किया जाएगा, ठीक है। तो ये किस देश ने शुरू किया है? भारत के तमिलनाडु में। तो वो हाल ही में रूस के द्वारा भारत के साथ डील हुआ है और रूस उस पे तमिलनाडु के कुंडलकुलम में 5वीं परमाणु योजना निर्माण का जो है सेटअप बैठाना चालू कर चुका है, ठीक है। तो याद रखिएगा, तमिलनाडु के कुंडलकुलम में 5वीं परमाणु योजना का निर्माण चालू कर दिया गया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट है, कमेंट में आपको बताना है कि तमिलनाडु के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, ठीक है, और तमिलनाडु का कैपिटल कौन सा है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है। चलिए दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना है यहाँ पे कि जो नाडु है वहाँ पे हाल ही में गवर्नमेंट के द्वारा कौन सा नई परियोजना लाया गया है, और तमिलनाडु का चेन्नई जो है वो कैपिटल है। तो चेन्नई का पॉपुलेशन कितना है ये आपको बताना है, वो भारत में कितने स्थान पे आता है और सेक्स रेशियो में उसका कितना स्थान है, ठीक है। तो चलिए, और तमिलनाडु का विश्व में किस चीज में टॉप 20 में स्थान है, तो इस पे आप रिसर्च कीजिए, बताइए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है। तो देखिए दोस्तों, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत चीन को पीछे छोड़कर 10वें स्थान पे पहुंच चुका है। इसके पहले भारत जो है 47वें स्थान पे था साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में, अब वो 10वें स्थान पे पहुंच चुका है चीन को पीछे छोड़कर। तो ये साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स क्या है? तो देखिए, जितने भी साइबर क्राइम होते हैं ऑनलाइन, साइबर के जरिए, कंप्यूटर के जरिए जितने भी क्राइम होते हैं, ठीक है, तो उस पे किसी भी बड़े देश का इकोनॉमी टिका होता है। अगर साइबर क्राइम का कोई भी देश शिकार बन जाता है तो उससे उसके इकोनॉमी को बहुत ही बड़ा झटका लगेगा। तो इस पे भारत ने अच्छा काम किया है और वो 47 से 10वें स्थान पे इसके मामले में आ चुका है, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स के मामले में, कि वो अपने को सेव करने के लिए कितना अच्छा काम किया है कोई कंट्री। तो भारत 10वें स्थान पे आ चुका है। और फर्स्ट स्थान पे कौन है? तो फर्स्ट स्थान पे अमेरिका है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा, ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को किस स्थान पर रखा गया है। तो ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को में भारत को 142वां स्थान पे रखा गया है। इसमें भारत बहुत ही पीछे है। ग्लोबल प्रेस इंडेक्स क्या है? तो दुनिया भर के देशों में जो भी प्रेस होते हैं, मीडिया होते हैं, उनको कितनी आज़ादी दी जाती है उनके बातों को व्यक्त करने के लिए उनके देश में गवर्नमेंट के द्वारा, उनके द्वारा कितना प्रेशर होता है, इसको देखकर, इसको मद्देनजर रखते हुए ये इंडेक्स जारी किया जाता है। तो भारत
इसमें 142वां स्थान है ग्लोबल प्रेस इंडेक्स। मतलब भारत की मीडिया को उतना आज़ादी नहीं है, वो गवर्नमेंट के अनुसार ही न्यूज को बताते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। किसने राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी की भर्ती की प्रक्रिया में साक्षात्कार की प्रक्रिया को हटा दी है। तो देखिए, जो भी स्टेट पीसीएस होता है ये सारे सरकारी नौकरी के लिए नहीं है। ठीक है, जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं वो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट में जो स्टेट पीसीएस का एग्जाम होता है जिसके तहत सिविल सर्वेंट्स को चूज किया जाता है, उसमें प्रीलिम्स, मेंस और उसके बाद इंटरव्यू जिसको साक्षात्कार हिंदी में कहते हैं, उस तीनों चरण में गुजरना पड़ता था। ठीक है, कैंडिडेट को, एस्पिरेंट को, तब जाके उनको सिविल सर्वेंट की नौकरी मिलती थी। तब अब आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में ये घोषणा कर दिया है कि अब वो सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस ही लेंगे अपने स्टेट पीसीएस में और साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू को हटा देंगे। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश की बात है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा आंध्र प्रदेश, आप लोग मैप में यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश आप लोग देख पा रहे हैं, ये रहा आंध्र प्रदेश। फॉर्मेशन की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। कैपिटल इसका विशाखापट्टनम है। ठीक है, एक्सिक्यूटिव कैपिटल इसका विशाखापट्टनम है। जो लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती है। ठीक है, और जुडिशियल कैपिटल कुर्नूल है। ठीक है, 3 कैपिटल है आंध्र प्रदेश के। ठीक है, याद रखिएगा, एक्सिक्यूटिव पूछा जाए तो विशाखापट्टनम, लेजिस्लेटिव पूछा जाए तो अमरावती और जुडिशियल पूछा जाए तो कुर्नूल है आंध्र प्रदेश का कैपिटल। ठीक है, इतना आपको याद रखना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। भारत में आंगनबाड़ी के बच्चों को पहली बार यूनिफॉर्म प्रोवाइड कराने वाला कौन सा राज्य बना है? तो देखिए, फ्री में 14 लाख से भी ज्यादा फ्री में आंगनवाड़ी के बच्चों का, जो कि पूरे भारत में आंगनवाड़ी का प्लान चलता है, तो हर एक राज्य चलाती है उसको हाल ही में गुजरात सरकार ने ऐलान किया है कि लगभग 14 लाख से भी 17 लाख तक बच्चों को फ्री में, आंगनवाड़ी वाले बच्चों को फ्री में यूनिफॉर्म प्रोवाइड कराया जाएगा। तो बात है गुजरात की, तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे गुजरात के बारे में थोड़ा सा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, मतलब समुद्रीय तटीय सीमा जो है गुजरात का लॉन्गेस्ट है स्टेट में अगर बात करें तो। ठीक है, फॉर्मेशन की बात करें तो 1 में 1960 में हुआ था। कैपिटल की बात करें तो गांधीनगर है। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 33 डिस्ट्रिक्ट है। लोकसभा सीट की बात करें तो 26 लोकसभा सीट है। राज्यसभा सीट की बात करें तो 11 राज्यसभा सीट है। विधानसभा सीट की बात करें तो 182 विधानसभा सीट है। ठीक है, सीएम की बात करें तो विजय रूपाणी सीएम है। गवर्नर की बात करें तो आचार्य देव विराट है। ठीक है, बाउंड्री की बात करें तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, इसके साथ गुजरात का बाउंड्री लगता है। ठीक है, बात करें जो चीफ जस्टिस कौन यहाँ पे है तो अहमदाबाद हाई कोर्ट पे विक्रम नाथ है। याद रखिएगा, डैम है मोस्ट इंपोर्टेंट, सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा रिवर पे, याद रखिएगा, कमलेश्वर डैम हिरन रिवर पे। ठीक है, दादीवाड़ा डैम बनास रिवर पे, खारान डैम माही रिवर पे। ठीक है, लेक की बात करें तो सूरसागर लेक, ठोल लेक और गोमती लेक। इतना आपको जरूर याद रखना चाहिए। नेशनल पार्क भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देख लेंगे। ठीक है, एक बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को आज के करंट अफेयर याद हो गया होगा, तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज का हमारा सेशन होता है यहीं खत्म। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी फर्दर वीडियोस में अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और कोई या आप बात अपना रखना चाहते हैं तो कमेंट में रख सकते हैं, उस पर हमारा टीम जरूर काम करेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।